राजस्थान का कश्मीर और झीलों का शहर उदयपुर, वहाँ से कुछ दूर ये सुंदर और विशाल मंदिर। उस मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठी लड़की ने अपनी प्रार्थना की। फिर उसने शिवलिंग के सामने अपना सर झुकाया और खड़ी हो गई। जब वो मुड़ी तो उसकी नजर अपने पीछे खड़े पुजारी जी पर पड़ी। पुजारी जी बड़े ध्यान से उस लड़की को देख रहे थे, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर वो छोटी सी काली बिंदी, गोरा रंग और उसके लंबे खुले बाल जो कमर तक आ रहे थे। उसको देखकर पुजारी जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उस लड़की ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए पुजारी जी से कहा, राम राम सा पुजारी जी। पुजारी जी ने उस लड़की के सर पर हाथ रखते हुए कहा, राम राम गौरी बिटिया। गौरी ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो आपने हमें पहचान लिया। इस पर पुजारी जी ने कहा, कैसे भूल सकते हैं उस छोटी सी बच्ची को जो हर शिवरात्रि यहाँ आया करती थी और इसी तरह आरती किया करती थी। पुजारी जी आगे कुछ कहते कि तभी मंदिर में लोगों की हलचल होने लगी। उस हलचल से गौरी का ध्यान उस तरफ गया जहाँ कुछ लोग मंदिर खाली करने को कह रहे थे। एक आदमी पुजारी जी के पास आकर जल्दी जल्दी बोला, पुजारी जी वो मंदिर में पूजा के लिए कुंवर सा आए हैं। पुजारी जी ने जब ये सुना तो उन्होंने अपने आप से कहा, अरे हाँ, आज तो उनके आने की खबर मिल चुकी थी। ये बोलते ही पुजारी जी तुरंत ही मंदिर में पूजा की तैयारी करने में लग गए। पुजारी जी को ऐसे देख गौरी ने मन ही मन कहा, एक कुंवर के लिए मंदिर खाली करने की क्या जरूरत है। उसको ये सब अजीब लग रहा था तो वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ी। वो सीढ़ियों से थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई और बाहर की तरफ देखने लगी जहाँ एक शानदार काले रंग की गाड़ी खड़ी थी। शीशे बंद होने की वजह से गौरी को उस गाड़ी के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी का ड्राइवर जल्दी से गाड़ी के बाहर आया। उसने दूसरी तरफ जाकर जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसमें से बाहर निकलते पैर महंगे डिजाइनर शूज से ढके हुए थे। सीढ़ियों के पास खड़ी गौरी की नजर गाड़ी से निकलते हुए शख्स की तरफ ही थी, लेकिन उसे वो शख्स अभी दिखाई नहीं दिया था। तभी गौरी को अपने पीछे से आवाज सुनाई दी, जी आप भी थोड़ा सा दूर हो जाइए। आवाज सुनकर गौरी पीछे पलटी। पीछे खड़ा आदमी उसे वहाँ से हटने को कह रहा था। गौरी ने उस आदमी से पूछा, क्या आपके कुंवर सा कोई विशेष पूजा करने वाले हैं जिसके लिए आप लोग ये मंदिर खाली करा रहे हैं। उस आदमी ने जवाब दिया, जी नहीं, हमारे कुंवर सा को महादेव के दर्शन करने हैं। यह सुनकर गौरी को गुस्सा आया। उसने मन ही मन कहा, सिर्फ दर्शन ही तो करने हैं, उसके लिए मंदिर तो ऐसे खाली करा रहे हैं जैसे बड़ा यज्ञ ही करना हो इन्हें। इतने में गौरी का फोन बजा। उसने सीढ़ियों से थोड़ा दूर जाकर फोन उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से एक आदमी की प्यार भरी आवाज आई, गौरी बिटिया कैसी हैं आप, कब तक उदयपुर पहुंच रही हैं? हम कब से आपकी राह देख रहे हैं। इस आवाज को सुनकर गौरी के शांत चेहरे पर नाराजगी दिखने लगी। ये आवाज थी राजा साहब रुद्र प्रताप सिंह की। गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने कानों में फोन लगाए बस चुपचाप खड़ी रही। कोई जवाब न आने पर उसने दोबारा पूछा, गौरी बिटिया क्या आप हमें सुन पा रही हैं? अब भी गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उस आदमी ने कहा, बेटिया आज हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। गौरी की आंखें नम थी और वो उनसे और बात नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी नाराजगी को किनारे करते हुए शांत भाव से कहा, जी ठीक है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया और मंदिर से निकल गई। पर उसे क्या पता था कि अभी उसके जीवन का असली सफर तो शुरू होना बाकी था। मंदिर से वो सीधा बस स्टैंड पहुंच गई। वहां पर उसने उदयपुर के लिए टिकट लिया और जाकर बस में बैठ गई। पूरी तरह से लोगों से भरी हुई बस अपनी रफ्तार से उदयपुर की तरफ जा रही थी। कुछ लोग तो बस के ऊपर भी बैठे हुए थे। उनमें से 2 लोग सारंगी बजा रहे थे और कुछ गाना गा रहे थे। बस के ऊपर के माहौल को देखकर अंदर बैठे लोग भी गाना गा रहे थे। इन्हीं लोगों के बीच बैठी हुई गौरी बाहर हरे भरे पेड़ों और सड़कों को देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर उसने अपने बैग से एक डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखने लगी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने इमोशन को शब्दों में लिखना पसंद हो। उसके चेहरे पर उदयपुर पहुंचने की खुशी साफ दिख रही थी। उसके साथ वाली सीट पर बैठी हुई औरत ने उसका चमकता चेहरा देखा तो बोली, क्या बात से चोरी, ये थारे चेहरे की चमक तो खूब खिल रही से। गौरी ने अपनी नजरें उठाकर उस औरत की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, बड़े सालों बाद घर जा रहे हैं ना, इसीलिए। औरत ने आगे कुछ पूछना चाहा कि अचानक बस झटके से रुक गई। उसने जल्दी से खुद को संभाला। पास बैठी हुई औरत ने सामने देखते हुए तेज आवाज में कहा, अरे क्या हो गयो, अब ये बस क्यों रोकी? एक आदमी अंदर आया। बस में बैठे सभी लोग उस आदमी की तरफ ही देख रहे थे।
गौरी उस आदमी को पहचान गई। ये वही आदमी था जो मंदिर के बाहर खड़ी उस काले रंग की गाड़ी का दरवाजा खोल रहा था। उस आदमी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, हम आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं ऐसे बस को रोकने के लिए, लेकिन हमें इस बस की जरूरत है। आप लोगों के लिए दूसरी बस का इंतजाम कर दिया जाएगा, तो कहीं आप लोग इस बस को खाली कर देंगे? ये सुनते ही गौरी के साथ सारे लोग हैरानी से उस आदमी को देखने लगे। बस में पीछे की तरफ बैठे हुए एक आदमी ने कहा, अरे बस खाली करनी है, पर क्यों? उस आदमी ने जवाब दिया, हमारी कुंवर सा की गाड़ी खराब हो गई है और उन्हें जल्द से जल्द महल पहुंचना है। तो ये सुनकर गौरी ने उस आदमी को रोकते हुए शांत भाव से कहा, तो इसके लिए बस खाली करने की जरूरत है? उसके बाद उसने एक सीट की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, देखिए वो जगह खाली है। गौरी की बात सुनकर वो आदमी गुस्से में बोला, आपको पता भी है कि आप किसके लिए और क्या कह रही हैं? कुंवर सा है वो हमारे, और आप उन्हें ऐसे सबके साथ बैठने के लिए कह रही हैं? इस पर गौरी ने कहा, क्यों, आपकी कुंवर सा इंसान नहीं है क्या कि उन्हें हम इंसानों के साथ बैठने में तकलीफ हो रही है? गौरी की कुंवर सा के लिए ऐसी बातों को सुनकर बस में बैठे लोग दंग थे। पीछे बैठे लोगों ने धीरे से आपस में बात करते हुए कहा, कौन है ये जो कुंवर सा के लिए ऐसी बोल रही है? क्या इसे नहीं पता वो कौन है? अपनी कुंवर सा के लिए ऐसी बातों को सुनकर उस आदमी को और गुस्सा आ गया। उसने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, जहां हमारे हुक्म के लिए लोग शहर भी खाली करने को तैयार हो जाते हैं, वहां आप एक मामूली सी बस के लिए मना कर रही हैं। इस पर गौरी ने कहा, अगर ये बस इतनी मामूली है तो आपकी कुंवर सा इसमें जाना क्यों चाहते हैं? गौरी की बेधड़क बातों को सुनकर उस आदमी को और भी गुस्सा आ गया। उसने बस में बैठे दूसरे लोगों से कहा, क्या आप सब भी इनकी तरह कुंवर सा को मना कर रहे हैं? उसकी बातों को सुनकर सब अपनी जगह से उठने लगे। ये देख उस आदमी ने बड़ी अकड़ के साथ गौरी की तरफ देखा और बस से नीचे उतर गया। गौरी ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की जो बस से उतर रहे थे, पर उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन लोगों को गौरी की बातें सुनाई ही नहीं दे रही हो। इधर वो आदमी बस से कुछ दूर खड़ी काले रंग की गाड़ी के पास आया। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। उस गाड़ी के अंदर बैठे शख्स ने पूछा, सिराज क्या इंतजाम हुआ? सिराज ने अपना सर झुकाकर कहा, जी कुंवर सा, हो गया है। ये सुनकर कुंवर ने कान पर लगाए हुए फोन पर कहा, बाबा साहब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, गाड़ी का इंतजाम हो गया है, हम वहां वक्त पर पहुंच जाएंगे। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अपने साथ एक और गाड़ी रखिए। चलिए ठीक है समर, आप जल्दी महल पहुंचिए। आपके लंदन से आने की खुशी में ये पूजा है, पूजा का मुहूर्त निकलना नहीं चाहिए, और आज हमें आपसे आपके भविष्य के बारे में भी कुछ बात करनी है। समर ने आदर के साथ कहा, जी बाबा साहब। समर ने फोन रख दिया और फोन रखते ही सिराज ने गाड़ी का दरवाजा खोला। समर गाड़ी के बाहर आया और समर का मन मोह लेने वाला चेहरा सबको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी था। उसकी नजर गाड़ी से थोड़ा दूर खड़ी बस और बाहर खड़े लोगों पर गई। समर ने सिराज की तरफ देखते हुए कहा, ये सब क्या है सिराज? सिराज ने जवाब दिया, माफ करिएगा कुंवर साहब, हमें इस बस के सिवा कुछ और नहीं दिखा, पर आप फिक्र ना करें, बस एक लड़की बस से नहीं उतर रही, बाकी सब लोग उतर गए हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इसमें सफर करने पर। समर ने हैरानी से बस के बाहर खड़े लोगों की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर इन लोगों का क्या होगा? तुमने तो कहा यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है। इस पर सिराज ने कहा, कुंवर साहब आप इन लोगों की फिक्र ना करें, हमने फोन करके दूसरी बस मंगवा दी है, आपको जल्दी से महल पहुंचना है तो आप इस बस में जाइए, ये सभी दूसरी बस में आ जाएंगे। समर ने आगे कहा, बस खाली करवाने की जरूरत नहीं, हम भी इनके साथ सफर कर सकते थे, आपने मंदिर में भी हमसे बिना पूछे यही किया। ये कहकर समर बस की तरफ बढ़ गया। बस के बाहर खड़े लोगों ने समर को देखकर उसे नमस्ते किया। समर ने भी अपने हाथ जोड़ लिए। समर बस के अंदर आया और जाकर आगे बाईं तरफ की सीट पर बैठ गया। समर ने बस में नजर डाली और बाद में सिराज से पूछा, तुमने तो कहा था किसी लड़की ने मना कर दिया है उतरने से, कहाँ है वो? सिराज ने उस लड़की को लोगों के साथ नीचे खड़ी देखा और समर से कहा, वो वहां नीचे खड़ी है कुंवर साहब। समर ने सिराज से कहा, उनसे कहिए अगर उन्हें जल्दी है तो वो आ सकती हैं। जब सिराज ने नीचे जाकर गौरी से ये बात कही तो गौरी ने अपना जवाब इतनी जोर से दिया कि आवाज समर तक पहुंची, हम जाएंगे तो बस के सभी लोगों के साथ जाएंगे, वरना नहीं। ये सुनकर सिराज ने अंदर आकर ड्राइवर को चलने के लिए कहा। समर को गौरी की आवाज तो साफ सुनाई दे रही थी, पर उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। समर ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया। सिराज ने कहा, देखिए कुंवर साहब, मुहूर्त से पहले महल पहुंचना है, समझने की कोशिश करें। गौरी ने आगे आते हुए कहा, एक आदमी के लिए आपने पूरी बस खाली करवा दी, क्या ये सही है?
क्या आपको ही जल्दी है और हम लोगों को नहीं? अब जाकर समर की नजरें बाहर खड़ी गौरी पर पड़ी। सूरज की किरणों से उसका चेहरा मोती की तरह चमक रहा था। उसकी नजर गौरी पर रुक सी गई। गौरी ने भी समर की तरफ देखा। उसकी गहरी कठोर आंखें और उसका रौबदार चेहरा देखने से ही वो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। गौरी की बातों को सुनकर समर ने अपनी कठोर नजरों से सिराज की तरफ देखा। उसको ऐसे देखता देख सिराज ने सर झुकाकर कहा, माफ करिएगा कुंवर साहब, पर हमें लगा कि आप इन लोगों के साथ एक ही बस में सफर नहीं कर पाएंगे। समर के लगातार घूरने पर सिराज समझ गया। वो बाहर गया और जाकर बस से उतरे सभी लोगों को वापस चलने को कहा। सभी लोग ये सुनकर हैरान थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सब भी इसी बस में कुंवर साहब के साथ जाएंगे। और दूसरे ही पल सारे बस में चढ़ गए। सबके बैठ जाने के बाद गौरी भी अपनी जगह जाकर बैठ गई। एक वही थी जो समर के करीब की सीट पर बैठी थी। बाकी सब तो समर के आसपास की कुछ सीटों को छोड़कर बैठे थे। थोड़ी देर में बस भी चल दी। समर के बैठने की वजह से उस बस में पहले से काफी शांति थी। कुछ ही देर में जब समर को गर्मी लगी तो उसने अपना कोट उतारकर पास वाली सीट पर रख दिया। गौरी समर को घूरे जा रही थी। उसने मन ही मन कहा, क्या अजीब आदमी है। भगवान के दर्शन करने हो तो इन्हें मंदिर खाली चाहिए, बस में सफर करना हो तो इन्हें बस खाली चाहिए। इतनी क्या तकलीफ है इन लोगों से। इनको देखकर तो लगता है कि जब इन्होंने जन्म लिया होगा तो इन्होंने कहा होगा, पहले धरती खाली करो फिर मैं जन्म लूंगा। तभी पीछे से भागता हुआ एक छोटा सा बच्चा समर के पास आया। उसने हाथ में लिए हुए खाने के पैकेट को समर की तरफ बढ़ाया। उसकी माँ ने पीछे से आकर उसे पकड़ने की कोशिश की कि तभी वो पैकेट समर के कोट पर गिर गया। ये देख गौरी की तो जैसे हंसी ही निकल गई। समर ने घूर कर उसको देखा। उसको घूरता देख गौरी ने अपनी हंसी को रोका। उस बच्चे की माँ डरते हुए अपना सर झुकाकर माफी मांगने लगी। समर ने कहा, कोई बात नहीं। इसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई। गौरी ने बड़बड़ाते हुए कहा, बस में सफर करने का अपना ही मजा होता है। फिर गौरी खिड़की के बाहर की तरफ देखने लगी। कुछ ही देर में बस उदयपुर पहुँच गई। पर इस बीच पूरे रास्ते न समर ने कुछ कहा और न ही गौरी ने। सिराज ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा। गौरी ने सिराज की तरफ देखते हुए पूछा, अभी तो बस स्टैंड नहीं आया फिर? इतना कहकर उसने बाहर देखा तो बाहर लाइन से गाड़ियां खड़ी हुई थी। समर ने अपना कोट वहीं छोड़ा और अपनी जगह से उठा बाहर जाने के लिए। गौरी दरवाजे के पास वाली सबसे आगे वाली सीट पर बैठी हुई बाहर उन गाड़ियों की तरफ देख रही होती है। जब समर नीचे उतर रहा था तब गलती से गौरी के हाथ से उसकी डायरी समर के पैरों के पास गिर गई। समर ने नीचे झुककर डायरी को अपने हाथों में लिया। उसकी नजर जब डायरी पर लिखे नाम और उसके नाम के किनारे लगे मोर के पंख पर गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से गौरी की तरफ देखने लगा। गौरी ने समर के हाथों से वो डायरी छीनी और अपने बैग में डाल दी। समर अभी भी गौरी की तरफ हैरानी से देख रहा था। तभी सिराज ने समर से कहा, कुंवर साहब अब हमें चलना चाहिए, मुहूर्त का वक्त हो रहा है। ये सुनकर समर ने अपनी नजरें गौरी से हटाई और जल्दी से बस से उतर गया। समर के जाते ही बस भी चल दी। सिराज ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला। समर ने दरवाजे पर हाथ रखा लेकिन उसका ध्यान अभी भी उस जाती हुई बस पर था जिसमें गौरी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने जाती हुई बस को देखा और धीरे से कहा, गौरी राठौर, इतने सालों बाद भी आप बदली नहीं। बस उदयपुर स्टेशन पहुंची तो गौरी ने अपना सामान लिया और वहां से अपने घर राठौर भवन के लिए निकल गई। आज वो पूरे 15 साल बाद उदयपुर वापस आई थी। जब वो अपने घर पहुंची तो घर को इतने सालों बाद देखकर उसकी आंखें भर आईं और उसके इस घर में बिताए हर पल उसे याद आने लगे। गौरी मेन गेट से होती हुई घर के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर ही खड़ी होकर वो घर के अंदर देख रही थी। उसकी आंखों के आंसू उसकी खुशी और उसकी उदासी दोनों बयां कर रहे थे। उसे उस घर में दौड़ती हुई वो छोटी गौरी दिखाई देने लगी जो आगे आगे भागती थी और उसको पकड़ने के लिए उसके बाबा उसके पीछे। वो वहीं खड़ी अपनी यादों को ताजा कर रही थी जैसे कि ये सब कल ही की तो बात हो। वहीं सोफे के पास खड़ी वसुधा ने जब दरवाजे पर खड़ी गौरी को देखा तो बोली, गौरी। गौरी ने अपनी नम आंखों से कहा, माँ। इतना कहकर वो भागते हुए वसुधा के गले से लग गई। वसुधा ने गौरी को गले से लगाते हुए कहा, तुम कब आई? गौरी वसुधा को देखकर बोली, बस अभी। आप कैसे हो माँ? वसुधा ने कहा, हम ठीक हैं, तुम कैसी हो?
गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम भी ठीक हैं। वसुधा उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, तुमने बताया क्यों नहीं कि उदयपुर पहुंच गई हो? हमने कहा था ना बताने को। अगर तुमने बताया होता तो हम खुद तुम्हें बस स्टैंड लेने आते बेटा। गौरी ने वसुधा का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, अगर आपको बता दिया होता तो आपके चेहरे पर ये खुशी कैसे देखते? इस पर वसुधा भी मुस्कुरा दी। गौरी की नजर फिर सामने दीवार पर लगी वीरेंद्र राठौर की तस्वीर पर गई। वो आगे बढ़ी और उसने तस्वीर से पुराने फूलों की माला को हटाया और अपने बैग से नई माला निकालकर तस्वीर को पहनाते हुए बोली, बाबा हम घर आ गए। ये कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो सामने बने रूम की तरफ जाने लगी, जिसे देख वसुधा ने कहा, कहां जा रही हो गौरी? गौरी ने उस रूम की तरफ देखते हुए ही जवाब दिया, कई साल हो गए माँ, हमें एक बार अपने कमरे को देखना है। वसुधा ने गौरी को रोकते हुए कहा, गौरी मैंने तुम्हारा सामान ऊपर छोटे वाले कमरे में कर दिया है। गौरी ने सवाल भरी नजरों से पूछा, पर माँ हमारा कमरा तो ये है ना? इससे पहले वसुधा कुछ कहती उसी कमरे से निकलती हुई गौरी की छोटी बहन तारा ने कहा, अब ये कमरा मेरा है और जरूरी नहीं कि हर अच्छी चीज तुम्हारी ही हो। गौरी ने हैरानी से तारा की तरफ देखा। तारा को देखकर गौरी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने तारा को तब देखा था जब वो 2 साल की थी और तब से वो आज तारा को देख रही थी। गौरी तारा को गले लगाने के लिए अपने हाथों को फैलाकर उसकी तरफ बढ़ा ही रही थी कि तारा ने वसुधा को देखते हुए कहा, माँ जल्दी करो, मैं लेट नहीं होना चाहती। इतना कहकर तारा वापस कमरे में चली गई और उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। गौरी अपने हाथों को फैलाए वहीं खड़ी रही। तारा की इस हरकत से गौरी को बहुत बुरा लगा, पर वो भी क्या करती? तारा थी तो उसी की छोटी बहन, पर तारा ने कभी उसको अपनी बहन माना नहीं। गौरी ने फिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए वसुधा से पूछा, माँ आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? इस पर वसुधा ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे हम तो तुम्हें बताना ही भूल गए, हम सबको तो महल जाना है, वहां आज पूजा रखी गई है। ये सुनते ही गौरी की मुस्कुराहट गायब हो गई। वसुधा ने आगे कहा, चलो गौरी जल्दी करो। गौरी ने अपने बाबा की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, नहीं माँ हम वहां नहीं जाएंगे, आप लोग हो आइए। वसुधा ने गौरी को अपने पास बिठाते हुए कहा, गौरी तुम भी चलो, उन सबको अच्छा लगेगा। गौरी ने वसुधा की तरफ देखकर कहा, पर माँ आप जानती है कि। वसुधा ने उसे रोकते हुए कहा, हम सब जानते हैं गौरी, पर तुम जानती हो ना कि वो परिवार तुम्हारे बाबा के कितने करीब था, वो उन्हें कितना मानते थे। गौरी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वसुधा ने फिर आगे कहा, तुम अपने लिए न सही अपने बाबा के लिए तो वहां चलो। बाबा का नाम सुनकर गौरी ने जाने के लिए हाँ कर दी। गौरी का मन उदास था कमरे की बात को लेकर, लेकिन फिर भी उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना सामान लेकर ऊपर की तरफ चली गई। थोड़ी ही देर में गौरी तैयार होकर नीचे आ गई। गौरी को तैयार देख तारा ने मुंह बना लिया और फिर सब महल के लिए निकल गए। महल उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वो जल्द ही महल पहुंच गए। गौरी ने बाहर से ही महल को देखा, जो आज बहुत सुंदर सजा था। आज पूजा की वजह से महल में मेहमानों की भीड़ थी। जैसे ही वो महल के बाहर पहुंचे, बाहर खड़े नौकर ने सिर झुकाकर सबका स्वागत किया। उसके बाद वो लोग अंदर चले गए। गौरी अंदर जाते वक्त चारों तरफ देख रही थी। उसे वो पल याद आने लगे जो उसने अपने बचपन में कभी इस महल में बिताए थे। सामने खड़े रुद्र प्रताप अपने मेहमानों से बात कर रहे थे। रुद्र प्रताप ने जब वसुधा को देखा तो उनके पास आते हुए अपने हाथों को जोड़कर उनका स्वागत करते हुए बोले, खम्मा गणी भाभी साहब। वसुधा भी उनके सम्मान में अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, घणी खम्मा राजा सा। तारा ने रुद्र को हेलो करते हुए पूछा, अंकल सब कहाँ है? रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब महल की दूसरी तरफ हैं। रुद्र के कहते ही तारा अपने तेज कदमों के साथ महल की दूसरी तरफ चली गई। तारा को ऐसे देख वसुधा ने उसे धीरे चलने को कहा। इसके बाद वसुधा ने गौरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, राजा साहब देखें तो हम अपने साथ किसे लाए हैं। रुद्र प्रताप ने वसुधा की नजरों का पीछा करते हुए गौरी को देखा। वो उसको पहचानते हुए बोले, गौरी बिटिया। वो गौरी के सर पर अपना हाथ रखने के लिए आगे बढ़े तो गौरी ने अपने कदम पीछे कर लिए। उसको पीछे जाता देख रुद्र प्रताप को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, आप कितनी बड़ी हो गई है बिटिया, आप तो पूरी बदल गई हैं। गौरी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
बस उनसे नजरें फेर ली। रुद्र प्रताप ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा हुआ बिटिया कि आप यहाँ आ गई। सुबह हमने आपको फोन भी किया था। बिटिया हमें आपसे। गौरी ने रुद्र प्रताप को रोकते हुए कहा, माफ करिएगा राजा साहब, हम यहाँ अपने बाबा के लिए आए हैं, बस। इस पर रुद्र ने कहा, आपके बाबा हमारे दोस्त भी थे गौरी। वसुधा ने रुद्र प्रताप को देखते हुए कहा, राजा साहब अभी बात करना जरूरी है क्या? ये बात पूजा होने के बाद नहीं हो सकती? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, कौन सी बात नहीं हो सकती वसुधा? ये सुनकर सभी उस तरफ देखने लगे। सबने देखा तो वहां व्हील चेयर पर बैठी हुई गायत्री देवी थी और पीछे से उनकी व्हील चेयर को पकड़े नौकर खड़ा था। वसुधा उनके पास गई और उनके पैर छूकर बोली, खम्मा घनी बड़ी रानी सा। गायत्री देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहिए। इसके बाद उनकी नजर रुद्र से थोड़ी दूर खड़ी गौरी पर गई। उनकी नजरों को देखते हुए वसुधा बोली, पहचाना बड़ी रानी सा इन्हें? गौरी आगे बढ़कर गायत्री देवी के पैर छूकर बोली, प्रणाम दादी सा। उन्होंने गौरी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जीती रहिए बिटिया। इसके बाद गायत्री देवी ने गौरी को गले से लगा लिया। गौरी ने गले लगे हुए ही पूछा, कैसी हैं आप दादी सा? गौरी बचपन से ही गायत्री देवी को दादी सा कहकर बुलाती आई है। वसुधा ने उसे समझाया भी था कि वो गायत्री देवी को बड़ी रानी सा कहकर बुलाए, पर उसने इस बात को कभी नहीं माना। गायत्री देवी ने जवाब दिया, हम ठीक हैं बिटिया। बाहर से एक नौकर आया और अपना सर झुकाते हुए बोला, हुकुम, वो बाहर पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, पुरोहित जी ने सबको आने के लिए कहा है। ये सुनकर गायत्री देवी ने कहा, चलिए बाहर चलते हैं, आओ गौरी बेटा। रुद्र प्रताप ने उन्हें रोकते हुए कहा, मासा आप और भाभी सा चलें, हमें गौरी से कुछ खास बात करनी है। इस पर वसुधा ने फिर से कहा, राजा साहब वो बात बाद में भी तो हो सकती है ना? गौरी ने वसुधा की तरफ देखकर पूछा, कौन सी बात मां? तभी गायत्री देवी ने कहा, वसुधा अगर रुद्र कह रहे हैं कि उन्हें कोई खास बात करनी है तो वो बात जरूरी ही होगी। चलो आप हमें पूजा की तरफ लेकर चलो। वसुधा ने एक नजर गौरी की तरफ देखा, फिर वो गायत्री देवी को महल के दूसरी तरफ ले गई। उस तरफ महल का बागीचा था। वो बगीचा बहुत दूर तक फैला हुआ था और उसके ठीक बीचों बीच तालाब था। उस तालाब के साइड में बना सुंदर घाट इस बगीचे को और सुंदर बना रहा था। वहीं पूजा की सारी तैयारी की गई थी। पहले पूजा होनी थी, फिर हवन। अभी वहां पूजा ही चल रही थी। समर सफेद कुर्ता और पीली धोती पहने एक राजा की तरह पंडितों से घिरा हुआ महादेव की पूजा कर रहा था। सारे मेहमान अपनी जगह पर बैठे समर की तरफ ही देख रहे थे। इधर वसुधा और गायत्री देवी के जाने के बाद रुद्र प्रताप ने गौरी को अपने साथ लाइब्रेरी आने को कहा। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद रुद्र प्रताप जाकर अपनी और वीरेंद्र राठौर की तस्वीर के सामने खड़े हो गए। रुद्र प्रताप ने अपनी और वीरेंद्र की उस फोटो को देखते हुए कहा, हमारी दोस्ती को 30 साल हो गए वीरेंद्र। वो बात अलग है कि आप हमें और हमारी दोस्ती को छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं और हम आज भी उस दोस्ती को निभा रहे हैं। पीछे खड़ी गौरी की आंखों में नमी थी। रुद्र प्रताप ने आगे कहा, अब वो वक्त आ गया है कि हम अपने किए गए उस वचन को निभाएं। ये सुनकर गौरी ने हैरानी से रुद्र प्रताप की तरफ देखते हुए कहा, कैसा वचन? रुद्र प्रताप पीछे मुड़े और गौरी से बोले, आपको पता है कि आपके बाबा ने आपकी जिम्मेदारी हमें बचपन में ही सौंप दी थी। गौरी बस चुपचाप खड़े रुद्र को देखे जा रही थी। रुद्र ने कहा, हम तो शुरू से ही आपको अपनी बेटी बनाकर रखना चाहते थे, पर किस्मत का खेल देखिए कि आज आप हमसे कितनी दूर हो गई हैं। गौरी को उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। रुद्र प्रताप ने आगे कहा, अब वो वक्त आ गया है कि हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। वो जिम्मेदारी जो आपका और समर का रोका हो जाने के बाद की है। गौरी ने रुद्र की तरफ देखते हुए पूछा, आपने ये अभी अभी क्या कहा? हमारा और समर का रोका? मतलब हम समझे नहीं। रुद्र प्रताप ने गौरी को जवाब दिया, हाँ, आपका और समर का रोका जो बचपन में ही हो चुका है। हमने और आपके बाबा ने आपका विवाह समर के साथ बचपन में ही तय कर दिया था। ये सुनकर गौरी के होश उड़ गए। गौरी के ऊपर जैसे पूरा पहाड़ ही गिर गया। उसका रोका हो गया था और वो भी उस आदमी के घर में जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। गौरी तो वहां ऐसे खड़ी रही जैसे वो वहां हो ही ना। कुछ देर बाद उसने अपने आप को संभालते हुए कहा,
ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो माँ ने हमें इस बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया? आप झूठ कह रहे हैं। गौरी को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी तक उसकी जिंदगी में सब ठीक था और आज उसे पता चल रहा था कि उसकी शादी बचपन में ही तय हो गई थी। गौरी ने कहा, हम नहीं मानते इस रिश्ते को और न ही कभी मानेंगे। जब गौरी थोड़ा शांत हुई तो रुद्र ने कहा, क्या आप ये भी नहीं सुनना चाहती कि आपके बाबा क्या चाहते थे? गौरी ने अपनी उदास नजरों से रुद्र प्रताप की तरफ देखा। रुद्र प्रताप ने कहा, आपके बाबा भी यही चाहते थे गौरी, कि आप हमारे घर की बहू बनकर आए। उसकी आंखें जरूर भरी थी, पर वो नाराजगी से रुद्र प्रताप की ओर देख रही थी। उसने उसी नाराजगी में रुद्र प्रताप से कहा, हम कैसे मान ले कि हमारे बाबा ने आपसे ये वचन लिया था? इस पर रुद्र प्रताप ने कहा, आपके बाबा और हमारे सिवा ये बात मासा और आपकी माँ को भी पता है। गौरी ने मन ही मन कहा, माँ को भी पता है? फिर रुद्र प्रताप ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए किशोर को आवाज दी। किशोर, जो रुद्र प्रताप का खास आदमी था, वो लाइब्रेरी के बाहर ही खड़ा था और रुद्र प्रताप के बुलाने का इंतजार कर रहा था। रुद्र प्रताप की आवाज सुनकर वो अपने हाथ में एक थाल लेकर अंदर आया। उस थाल को लाल कपड़े से ढक रखा था। किशोर ने आकर वो थाल गौरी के सामने वाली मेज पर रख दिया। फिर रुद्र प्रताप ने थाल से उस कपड़े को हटाया। उसमें एक बहुत खूबसूरत पीले रंग का राजस्थानी लहंगा था और कुछ गहने थे। इसके बाद रुद्र प्रताप ने गौरी से कहा, गौरी बेटा, बात वचन की थी, इसीलिए हमने आपको सब बता दिया है। अब ये फैसला करना हम आप पर छोड़ते हैं। गौरी ने कहा, कैसा फैसला? इस पर रुद्र प्रताप ने कहा, यही कि आपको अपने बाबा के वचन को निभाना है या नहीं। अगर आपकी हाँ हो तो ये लहंगा पहनकर बाहर पूजा के लिए आए और हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर रुद्र प्रताप किशोर के साथ लाइब्रेरी से बाहर आ गए और महल की दूसरी तरफ बढ़ गए, जहां समर बैठा हवन कर रहा था। रुद्र प्रताप भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। रुद्र प्रताप को अकेला देख वसुधा अपनी जगह से उठी और रुद्र प्रताप से पूछा, आप अकेले आए हैं? गौरी कहाँ है? इस पर रुद्र प्रताप ने जवाब दिया, उन्हें थोड़ा काम है, वो बस आ रही हैं। वसुधा ने कहा, हम देखकर आते हैं उन्हें। रुद्र प्रताप ने वसुधा को रोकते हुए कहा, भाभी सा, आप परेशान ना हो, वो आ जाएगी। ये सुनकर वसुधा अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। रुद्र ने मन ही मन कहा, गौरी बेटा, अब सब आप ही के हाथ में है। वहीं दूसरी तरफ लाइब्रेरी में गौरी जमीन पर बैठी उन सभी बातों को सोच रही थी जो अभी रुद्र प्रताप ने उससे कही थी। उसके दिमाग में बार बार रुद्र प्रताप के वो शब्द घूम रहे थे। फिर उसने अपनी नजरें उठाकर अपने बाबा की तस्वीर की तरफ देखा। उसने अपनी भरी हुई आंखों से कहा, मैं क्या करूं बाबा, जिनसे मैं इतनी नफरत करती हूं, आपने उन्हीं के साथ मेरा रिश्ता जोड़ दिया। ये कहते ही उसकी आंखों में थमे आंसू बह गए। रुद्र प्रताप ने गौरी को उस वचन के बारे में बताया जो उसके बाबा वीरेंद्र और उनके बीच हुआ था। दोनों ने बचपन में ही समर और गौरी का विवाह तय कर दिया था। रुद्र प्रताप ने फैसला गौरी के ऊपर छोड़ दिया कि उसे अपने बाबा का वचन निभाना है या नहीं। गौरी लाइब्रेरी में जमीन पर बैठे उन्हीं बातों को सोच रही थी जो रुद्र प्रताप ने उससे कही थी। उसका दिमाग कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। वो बस अपने बाबा की तस्वीर की ओर बिना पलके झपकाए देखे जा रही थी। कुछ देर बाद उसने उस लहंगे की तरफ देखा जिसे रुद्र प्रताप ने उसके लिए रखवाया था। उस वक्त गौरी को अपने बाबा की वो बात याद आई जो उसके बाबा ने उसे बचपन में कही थी, गौरी बेटा, जिंदगी कभी आसान नहीं होती। ये वो सफर है जो कभी भी सीधा नहीं होता। इस सफर में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। कई बार ऐसा होगा कि कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होंगी, कुछ फैसले हमारे हाथ में होंगे ही नहीं। उस वक्त अपनी सबसे खूबसूरत याद को याद करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। शायद आगे का रास्ता सही हो। गौरी अपने बाबा के कहे हर उस शब्द को याद कर रही थी जो उसके बाबा ने उसे सिखाए थे। वो जमीन से उठी और अपने बाबा की तस्वीर के सामने खड़ी हुई। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अब हमें पता है बाबा कि हमें क्या करना है। इधर महल की दूसरी तरफ जहां सबका ध्यान हवन पर था, वहीं रुद्र प्रताप का ध्यान गौरी पर।
उन्हें बेचैनी थी इस बात की कि गौरी क्या तय करेगी। वसुधा भी बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। तारा ने जब वसुधा को परेशान देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ माँ, आपका ध्यान कहाँ है? वसुधा ने कहा, हम गौरी को देख रहे थे, देखो ना अभी तक वो बाहर नहीं आई है। गौरी का नाम सुनकर तारा को चिढ़ होने लगी। उसने वसुधा से कहा, माँ अंकल ने कहा ना कि वो आ जाएगी, तो आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आप इधर देखिए ना। ये कहकर तारा ने हवन कुंड की तरफ इशारा किया। वहीं रुद्र के पास बैठी उनकी पत्नी सुप्रिया ने जब रुद्र के चेहरे पर परेशानी देखी तो उसने पूछा, आपको क्या हुआ? महल में पूजा हो रही है और आपके चेहरे पर ये परेशानी? रुद्र ने कहा, हम गौरी के फैसले को लेकर परेशान हैं सुप्रिया। गौरी का नाम सुनते ही सुप्रिया ने चौंकते हुए कहा, गौरी? क्या वो आ गई? इस पर रुद्र ने कहा, हाँ, क्या आप नहीं मिली उनसे? सुप्रिया ने कहा, नहीं, हमें तो किसी ने बताना जरूरी ही नहीं समझा। रुद्र ने कहा, ऐसा नहीं है सुप्रिया, गौरी भाभीसा के साथ बस अभी आई ही है। इसके बाद रुद्र प्रताप ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, अब हमें गौरी के फैसले का इंतजार है। सुप्रिया ने कहा, क्या आपकी बात हो गई उससे? रुद्र ने जवाब दिया, हाँ। सुप्रिया ने पूछा, आपने क्यों की उससे बात? हमने आपको कितना मना किया था, आपको पता है ना इस बात के लिए वो कभी नहीं मानेगी। रुद्र ने कहा, हमने उनको सब बता दिया है, अब ये उन पर है सुप्रिया कि वो हाँ करेंगी या ना। सुप्रिया ने कहा, आपको क्या जरूरत थी कहने की? अब जब वीरेंद्र भाई साहब ही नहीं रहे तो फिर उस वचन का क्या मतलब? इस पर रुद्र ने गुस्से में कहा, सुप्रिया आप शायद भूल रही हैं वीरेंद्र हमारे दोस्त हैं, और दूसरी बात, हम एक राजपूत हैं और अपने दिए वचन को मरते दम तक निभाएंगे। दोनों बाकी मेहमानों से दूर बैठे थे, इसीलिए दोनों की बात किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। रुद्र के गुस्सा होने पर सुप्रिया ने कहा, और अगर गौरी ने मना कर दिया तो? इस बात पर रुद्र ने जवाब दिया, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, हम उनके साथ कोई जोर नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने हाँ की तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सुनकर सुप्रिया शांत बैठ गई। वहीं रुद्र प्रताप मन ही मन सोच रहे थे कि गौरी आखिर क्या फैसला लेगी। तभी वहां पर भुवन प्रताप आए और रुद्र प्रताप और सुप्रिया के पैर छूते बोले, खम्मा घड़ी राजा सा, खम्मा घड़ी भाभी सा। रुद्र प्रताप अपने ख्यालों से बाहर आए। उन्होंने भुवन को अपने सामने देखा। रुद्र प्रताप बोले, घड़ी खम्मा भुवन। सुप्रिया ने उन्हें देखकर अपने हाथ जोड़ दिए। भुवन प्रताप ने आगे जाकर गायत्री देवी के पैर छूते हुए कहा, खम्मा घड़ी मासा। गायत्री देवी ने भुवन को आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहिए। भुवन प्रताप ने वसुधा को देखकर उन्हें प्रणाम कहा। वसुधा ने भी अपने हाथ जोड़ दिए। भुवन को अकेला देख गायत्री देवी ने पूछा, आप अकेले आए हैं? बहू और अतुल को साथ नहीं लाए? भुवन ने अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, हाँ, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और अतुल राजस्थान से बाहर किसी काम से गए हैं। भुवन प्रताप रुद्र प्रताप के चचेरे भाई थे। भुवन प्रताप के पिता का बर्ताव राज्य और बिजनेस को लेकर कभी सही नहीं था। इस बात के कारण राणा जी के पिता ने सारा राज्य राणा जी को सौंपा और राणा जी के देहांत के बाद अब सब कुछ रुद्र प्रताप ने संभाला। तब से रुद्र प्रताप ही सारा राज्य और बिजनेस देख रहे थे और भुवन उनके पीछे रहकर सब काम देखते हैं। अब वसुधा से वहां बैठा नहीं जा रहा था। वो अपनी जगह से उठते हुए बोली, हम अभी आते हैं। ये कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि सामने से आती हुई गौरी को देखकर वसुधा के होश ही उड़ गए। पीले रंग का राजस्थानी लहंगा पहने, माथे में मांग टीका, नाक में बड़ी सी नथ पहने, सर पर दुपट्टा रखे गौरी वहीं आ रही थी। गौरी अपने धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। वसुधा ने देखा कि गौरी उनके सामने से होती हुई हवन की तरफ बढ़ गई और जाकर समर के पास बैठ गई। एक लड़की को ऐसे समर के पास बैठता देख सब हैरान थे। यहाँ तक कि खुद पुरोहित जी हैरान होकर सारे मंत्र रोककर पंडितों के साथ गौरी की तरफ देखे जा रहे थे। वहां अगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी तो वो रुद्र प्रताप के चेहरे पर, बाकियों के चेहरे पर तो हैरानियत थी। रुद्र प्रताप ने मन ही मन कहा, धन्यवाद गौरी बेटिया, आज आपने हमें हमारे दोस्त को दिए वचन को निभाने का मौका दिया है। वहीं हवन कुंड के सामने बैठे समर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी नजर अभी भी हवन की तरफ ही थी। न तो उसने गौरी की तरफ देखा और न ही गौरी ने उसकी तरफ देखा। गौरी भी चुपचाप बैठी हवन की तरफ देख रही थी। जहां समर सफेद कुर्ते और पीली धोती में एक राजा की तरह दिख रहा था, तो वहीं उस पीले रंग के राजस्थानी लहंगे में गौरी किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थी। इस वक्त अगर पास से कोई भी गौरी को देखता तो वो गौरी का चेहरा देखकर समझ जाता
कि गौरी कितना रोई होगी। सिराज ने भी जब हुक्म के पास बैठी लड़की का चेहरा देखा तो उसे याद आया, अरे ये तो वही है ना, बस वाली लड़की। हवन करवा रहे पुरोहित जी ने जब रुद्र प्रताप की ओर देखा तो रुद्र प्रताप ने उनसे पूछा, क्या हुआ पुरोहित जी, आप रुक क्यों गए? इस पर पुरोहित जी ने कहा, माफ करिएगा हुकुम साहब, पर इस पूजा में जोड़े या अकेला पुरुष ही बैठ सकता है। रुद्र प्रताप ने कहा, हम जानते हैं पुरोहित जी, पर ये दोनों जोड़े ही हैं। ये सुनते ही सबके बीच दोबारा बातें होने लगी। कुंवर सा शादीशुदा है? कुंवर सा की शादी कब हुई? और ये लड़की वो कौन है? तारा के तो होश ही उड़ गए। जब उसने वसुधा की तरफ देखा तो वो अपनी नजरों को तारा से छुपा रही थी। तारा ने गुस्से में वसुधा से पूछा, माँ ये सब क्या है? क्या आपको इस बारे में पहले से पता था? वसुधा शांत रही। जब तारा ने दोबारा पूछा तो उसने कहा, हम इस बारे में घर जाकर बात करेंगे। तारा को सारे सवालों के जवाब अभी ही चाहिए थे, पर मौके की नजाकत को समझते हुए वो अपना गुस्सा दबाए वहां चुपचाप बैठ गई। सुप्रिया भी हैरान थी। वहां हो रही बातों से गौरी और समर दोनों को ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी नजरें हवन की तरफ ही थी। पर जब रुद्र प्रताप ने लोगों की बातों को सुना तो उन्होंने किशोर जी को सबको शांत करने को बोला। जब सब शांत हुए तो रुद्र प्रताप ने आगे आकर कहा, हमें पता है आप सबके पास बहुत सारे सवाल हैं, पर हम अभी आपको सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि ये यहाँ की होने वाली कुंवर रानी सा है। ये सुनकर कुछ मेहमानों की हैरानी तो दूर हो गई, पर अभी भी कुछ लोगों के मन में सवाल थे, तो वहीं कुछ लोगों के मन में जलन और गुस्सा। पुरोहित जी ने मंत्रों का जाप दोबारा शुरू किया और उन्होंने गौरी और समर को साथ में हवन करने को कहा। तारा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कब हुआ और कैसे। वो बस वहां अपना गुस्सा संभाले बैठी रही। वसुधा के मन में सवाल था कि गौरी इस रिश्ते के लिए मानी कैसे। तो वहीं सुप्रिया भी गौरी के उठाए इस कदम से हैरान थी। भुवन प्रताप को भी इस बात से हैरानी हुई, पर वहां मौजूद मेहमानों की वजह से उसने अपनी हैरानी को अपनी मुस्कुराहट में छुपा रखा था। सिराज ने जब ये सुना तो वो भी हैरान हुआ, क्योंकि उसने बस में गौरी के स्वभाव को देखा था। गौरी के इस फैसले से अगर कोई खुश था तो वो थे रुद्र प्रताप और गायत्री देवी। रुद्र प्रताप अपनी जगह से उठे और गायत्री देवी के पास आकर उनके पास बैठते हुए बोले, मासा देखा आपने, गौरी मान गई है इस रिश्ते के लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए रुद्र की आंखों में नमी आ गई, जिसे देख गायत्री देवी ने कहा, हम भी बहुत खुश हैं रुद्र, आपके चेहरे पर ये खुशी देखकर हमारी खुशी तो दुगनी हो गई। समर जो कि अभी तक बिना किसी भाव के बैठा था, उसने रुद्र प्रताप की तरफ देखा जिनके चेहरे पर खुशी थी। पुरोहित जी ने अपने हाथ में फूल लेकर समर की तरफ बढ़ाया, पर समर का पूरा ध्यान रुद्र प्रताप पे ही था। पुरोहित जी ने समर की तरफ देखते हुए कहा, कुंवर साहब। गौरी ने जब देखा कि समर फूल नहीं ले रहा तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसी वक्त समर ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उन दोनों ने एक साथ उस फूल को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये देख उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। समर को देख गौरी हैरान हो गई। उसने कहा, आप? तो वहीं समर गौरी को राजस्थानी तरीके से तैयार देख उसे बिना पल के झपकाए देखता ही रह गया। पुरोहित जी ने फूल उन दोनों के हाथ में रखा। पूजा और हवन दोनों ही अच्छे से हो गए। रुद्र प्रताप ने गौरी की तरफ देखा जो वहां चुपचाप खड़ी थी। वो उसके पास जाकर धीरे से बोले, धन्यवाद बेटा, आज आप नहीं जानती कि आपने हमें कितनी बड़ी खुशी। गौरी ने रुद्र की बात को रोकते हुए कहा, राजा साहब, ये सब हमने सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा के वचन को पूरा करने के लिए किया है। रुद्र प्रताप ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आपने हाँ कर दी, हम उसी में खुश हैं बिटिया। पूजा हो जाने के बाद पुरोहित जी ने समर को सबका आशीर्वाद लेने के लिए कहा, जिस पर समर गायत्री देवी के पास गया और जैसे ही वो नीचे झुकने वाला था उसी वक्त गायत्री देवी ने उसे रोकते हुए कहा, समर पहले गौरी को तो आ जाने दे। गौरी भी समर के पीछे गायत्री देवी के पास आई और दोनों ने साथ में उनका आशीर्वाद लिया। समर और गौरी ने सबका आशीर्वाद लिया। वसुधा को जल्द से जल्द गौरी से बात करनी थी, पर यहाँ सबके होते हुए वो बात नहीं कर सकती थी। सबको प्रणाम कर समर ने जब रुद्र प्रताप को महल के अंदर जाते देखा तो वो भी उनके पीछे महल के अंदर गया। रुद्र प्रताप अपने कमरे में आए तभी पीछे से आवाज आई, बाबा साहब आप ये सब क्या कर रहे हैं? रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे के बाहर समर खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, समर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर आइए। इतना कहकर रुद्र प्रताप इधर उधर देखने लगे जैसे वो किसी चीज को ढूंढ रहे हों। समर कमरे के अंदर आते हुए बोला, बाबा साहब हमने पूजा में कुछ नहीं कहा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि लोगों को बातें बनाने का मौका मिले।
रुद्र प्रताप अभी भी किसी चीज को ढूंढने में लगे थे। समर ने आगे कहा, अब आप हमें बताइए कि वो यहाँ आई कैसे? रुद्र प्रताप ने बिना समर की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि हमने उन्हें कहा था समर। समर ने कहा, पर क्यों बाबा साहब? अब की बार रुद्र प्रताप ने समर की तरफ देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, क्योंकि वो आपकी होने वाली पत्नी है और यहाँ की कुंवर रानी सा। समर ने कहा, पर हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। रुद्र प्रताप ने समर को रोकते हुए कहा, हमने फोन पर कहा था ना कि हमें आपके भविष्य के बारे में बात करनी है, तो यही है आपका भविष्य कि आपको गौरी का जीवन साथी बनना है। समर अपने बाबा की बात सुन हैरानी से उन्हें देखने लगा। समर हैरानी से रुद्र प्रताप की तरफ देख रहा था। रुद्र प्रताप ने उससे पूछे बिना ही उसका भविष्य जो तय कर दिया था। समर ने कहा, पर बाबा साहब, आपने हमसे तो हमारी मर्जी पूछी ही नहीं कि हमें शादी करनी भी है या नहीं। ये सुनकर रुद्र प्रताप ने कड़क आवाज में कहा, आपकी मर्जी हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं है समर, जितनी गौरी की है। हमें उनसे पूछना था और हमने पूछ लिया। समर अपने बाबा साहब की तरफ हैरानी से देखे जा रहा था। उन्होंने आगे कहा, रही बात आपकी, तो आप हमारे बेटे हैं और अपने पिता के वचन को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आपको तो ये शादी करनी ही होगी। वचन की बात सुनकर समर को हैरानी हुई। उसने पूछा, कैसा वचन? फिर रुद्र प्रताप ने उसे अपने और वीरेंद्र के उस वचन के बारे में बताया। इसके साथ गौरी और उसके रोके के बारे में भी बताया। समर को भी ये सब सुनकर उतनी ही हैरानी हुई जितनी गौरी को हुई थी। फर्क था तो बस इतना कि गौरी के पास फैसला लेने का हक था और समर के पास कोई हक नहीं था। उसे तो न चाहते हुए भी ये शादी करनी ही पड़ेगी। उन दोनों के बड़ों ने अपनी मर्जी से उनके फ्यूचर का डिसीजन कर लिया था। समर को गुस्से में देख रुद्र प्रताप ने आगे कहा, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? आपको तो गौरी बचपन से पसंद है ना? इस पर समर ने जवाब दिया, बाबा साहब, वो बात बचपन की थी। हम दोनों ही छोटे थे, पर अब हम बड़े हो गए हैं और इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। ये बोलकर समर गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। वो कुछ कदम ही चला था कि किसी ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। उसका रास्ता रोकने वाली कोई और नहीं, तारा थी। वो महल में ही समर से बात करने का इंतजार कर रही थी। तारा ने जब समर के गुस्से से भरे लाल चेहरे को देखा तो उसने डर से अपने कदम पीछे कर लिए। समर गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था। तारा हिम्मत करके बोली, समर, तुमने इस शादी के लिए हाँ क्यों की? समर ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। तारा ने समर को शांत देख आगे कहा, तुम ये शादी कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुमने एक बार मुझे मौका देना भी जरूरी नहीं समझा। इस बात पर समर ने अपने कदम बढ़ाए। उसे गुस्से में अपनी तरफ आता देखकर तारा अपने कदम पीछे करने लगी। अब उसे समर को रोकने का पछतावा हो रहा था। समर ने गुस्से में कहा, लेकिन ये कब डिसाइड हुआ तारा कि हम आपको पसंद करते हैं? समर के इतना कहते ही तारा उसको देखती ही रह गई। पिछले कुछ दिनों से उसे लगने लगा था कि जैसे वो समर को पसंद करती है वैसे ही वो भी उसे पसंद करने लगा है। अपनी बात कहने के बाद समर वहां से निकल गया। समर महल के बाहर आया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो अभी भी अपनी पूजा वाले कपड़ों में ही था। वहां पहले से ही गाड़ी के पास सिराज और अर्थ खड़े होकर बातें कर रहे थे। लंदन से वापस आकर जब समर ने कंपनी संभाली थी तभी समर की मुलाकात अर्थ से हुई और तभी से दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। क्योंकि अर्थ किसी काम की वजह से महल में हुई पूजा में शामिल नहीं हो पाया था, तो सिराज अर्थ को आज सुबह बस वाली घटना के बारे में बता रहा था। अर्थ ने जब बस में हुई बातों को सुना तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। उनकी इन सारी बातों को पीछे खड़ा समर सुन रहा था। चाहे एक बातें बता रहा था, वहीं दूसरा उन बातों को मजे लेकर सुन रहा था, पर उन दोनों को समर के अपने पीछे होने की खबर ही नहीं थी। अर्थ ने हंसते हुए कहा, क्या बात कर रहा है भाई? इसका मतलब कोई है जो आपके कुंवर सा के बराबरी का है। उस लड़की से हम भी मिलना चाहेंगे जिसने समर को टक्कर दी। इस पर सिराज ने कहा, हुकुम, वो लड़की कोई और नहीं, हमारी होने वाली कुंवर रानी सा ही है। ये सुनकर अर्थ हैरान होते हुए बोला, क्या होने वाली कुंवर रानी सा? तभी सिराज की नजर पीछे खड़े समर पर गई। वो तो जैसे जम ही गया। उसने अर्थ की तरफ देखा जो अभी भी बोले जा रहा था। अर्थ ने सिराज से हंसते हुए कहा, क्या बात है, समर ने इतना जल्दी सरेंडर भी कर दिया? सिराज ने अर्थ को इशारों से चुप रहने को कहा।
पर अर्थ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतने इशारे करने पर भी जब अर्थ शांत नहीं हुआ तो उसने पीछे देखते हुए कहा, कुंवर सा। ये सुनते ही अर्थ ने पीछे मुड़कर देखा। वहां समर को देखकर उसने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। समर उन दोनों की तरफ गुस्से में देख रहा था। फिर उसने अपने कदम बढ़ाए। उसको गाड़ी की तरफ आता देख सिराज ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और समर जाकर गाड़ी में बैठ गया। सिराज और अर्थ भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। इससे पहले सिराज कुछ कहता समर ने कहा, सीधे चलो। ये सुनकर अर्थ ने समर की तरफ देखा, पर जब समर ने उसे घूरा तो उसने अपनी नजरें सामने कर ली। अर्थ ने समर का गुस्सा देखा। अभी उससे कुछ भी कहना उसने ठीक नहीं समझा। सिराज ने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे चल दिया। इधर वसुधा बात करने के लिए गौरी को ढूंढ रही थी। उसने महल में सब जगह देख लिया पर वो कहीं नहीं मिली। गौरी के न मिलने पर वसुधा परेशान सी हो गई। वहीं कुछ दूरी पर खड़े रुद्र प्रताप ने जब वसुधा को परेशान देखा तो उन्होंने वसुधा के पास आकर उससे पूछा, क्या बात है भाभी साहब, आप परेशान दिख रही हैं? इस पर वसुधा ने जवाब दिया, वो राजा साहब गौरी कहीं नहीं दिख रही। ये सुन रुद्र प्रताप ने कहा, यहीं कहीं होंगी, आप रुकिए जरा। इतना कहकर रुद्र प्रताप ने एक नौकर को आवाज दी। नौकर जल्दी से आते हुए बोला, जी हुकुम। रुद्र प्रताप ने उससे कहा, जाओ जाकर सब जगह देखो गौरी बिटिया कहाँ है। नौकर नहीं जानता था कि गौरी कौन है। नौकर को अभी भी वहां खड़ा देख रुद्र प्रताप ने तेज आवाज में कहा, सुना नहीं, जल्दी जाओ और देखो कुंवर रानी सा कहाँ है। अब उसको समझ में आ गया था कि किसको ढूंढना है। उसने सर झुकाकर हाँ कहा और जल्दी से कुछ नौकरों को लेकर गौरी को महल में ढूंढने लगा। तभी वहां पर तारा ने आते हुए कहा, माँ जल्दी चलिए, मुझे घर जाना है। इस पर वसुधा बोली, गौरी को भी आने दो बेटा, सब साथ में चलेंगे। पर तारा को तो जैसे घर जाने की जल्दी थी। उसने कहा, माँ तो फिर आप यहीं रुकिए, मैं जा रही हूँ। वसुधा उसे रोकने लगी तो रुद्र प्रताप बोले, भाभी साहब आप और तारा चलिए, गौरी बिटिया जैसे ही मिलती हैं हम उन्हें घर भिजवा देंगे। वसुधा तो गौरी को साथ में लेकर जाने की सोच रही थी, पर तारा को बार बार जिद करता देख वो मान गई और वहां से तारा के साथ घर के लिए निकल गई। वहीं महल के उस तरफ जहां लोगों का आना जाना कम था, गौरी बैठे कुछ सोच रही थी। नौकरों के बताने पर रुद्र प्रताप वहां आए और वहीं कुछ दूरी पर खड़े होकर शांत बैठी गौरी को देखने लगे। दूसरी तरफ समर की गाड़ी महल से बहुत दूर पहुंच गई थी। सिराज को भी पता नहीं था कि जाना कहाँ है, बस समर ने गाड़ी चलाते रहने को कहा है तो वो गाड़ी चलाए जा रहा था। अर्थ ने अपनी चुप्पी तोड़ी और समर की तरफ देखते हुए बोला, हम कहाँ जा रहे हैं? जब समर ने उसका कोई जवाब नहीं दिया तो उसने दोबारा कहा, कुछ बताओगे भी, जाना कहाँ है? समर अब भी शांत था। वो बिना किसी इमोशन के सामने देख रहा था। गाड़ी में इतनी शांति थी जो अर्थ से देखी ही नहीं जा रही थी। जल्द ही वो शांति समर के फोन की आवाज से टूटी। समर ने अपना फोन उठाते हुए कहा, जी बाबा साहब। उधर से रुद्र प्रताप ने कहा, समर आप कहीं बाहर गए हैं? समर ने जवाब दिया, जी बाबा साहब वो कुछ काम आ गया था इसलिए हम बाहर आए हैं। जब अर्थ ने उसकी काम वाली बात सुनी तो धीरे से मजाक करते हुए बोला, हाँ आज पूरे उदयपुर की परिक्रमा करनी है आपके कुंवर सा को। रुद्र प्रताप ने आगे कहा, जो भी काम है उसे आप बाद में करिएगा, पहले आप महल आए, आपको गौरी बिटिया को उनके घर छोड़ने जाना है। ये सुनकर समर का गुस्सा और बढ़ गया, पर उसने उस गुस्से को साइड में करते हुए नॉर्मल आवाज से कहा, बाबा साहब आप चिंता न करें, हम किसी से कह देंगे उनको घर छोड़ने के लिए। रुद्र प्रताप ने समर को रोकते हुए कहा, कोई और नहीं समर, आप खुद जाएंगे उन्हें छोड़ने। इस पर समर ने कहा, पर बाबा साहब हम महल से बहुत दूर आ गए हैं और उनका घर महल के पास ही है। अब की बार रुद्र प्रताप ने कड़क आवाज में कहा, हमने कह दिया सो कह दिया समर। और इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। उनके फोन रखते ही समर ने गाड़ी रोकने को कहा। सिराज ने जल्दी से गाड़ी को रोका। गाड़ी रुकते ही समर गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसके बाहर निकलते ही अर्थ और सिराज भी बाहर आ गए। वो लोग महल से बहुत दूर आ गए थे। दूर दूर तक पेड़ और खाली सड़क ही थी। समर को वहां शांत खड़ा देख अर्थ उससे पूछने ही वाला था। उसी वक्त वो मुड़ा और वापस से गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ गया। आज अर्थ को समर का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। उसने सिराज के पास जाकर धीरे से कहा, क्या इसने ऐसा कुछ पहले भी किया है? सिराज ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तभी समर ने गाड़ी में बैठे हुए सिराज को आवाज दी। इस पर अर्थ ने मजाक करते हुए कहा, चलिए अगर हवा ले ली हो तो आइए देखते हैं अब आपके कुंवर साहब हमें कहाँ ले जाते हैं। सिराज जल्दी से गाड़ी के पास आकर बोला, जी हुकुम। समर ने सामने देखते हुए कहा, महल चलो। ये सुनकर अर्थ और सिराज भी गाड़ी में बैठ गए और सिराज ने गाड़ी को महल की तरफ घुमा लिया।
इधर जब वसुधा और तारा घर पहुंची, तारा अपने कमरे में जाकर तोड़फोड़ करने लगी। वसुधा तारा को ऐसे नहीं देख पा रही थी। उसने तारा को रोकने की कोशिश की, पर तारा बिना कुछ सुने सामान तोड़ती ही जा रही थी। वसुधा ने तारा को पीछे से पकड़ते हुए कहा, रुक जाओ बेटा, हमारी बात तो सुनो एक बार। तारा ने फूलदान को फेंकते हुए गुस्से में कहा, हमेशा से ही आप ही की बात तो सुनती आई हूँ। आपके कहने पर मैंने समर से रिश्ता बढ़ाने की कोशिश की। वसुधा चुपचाप होकर तारा की बातों को सुन रही थी। तारा ने आगे कहा, आज ऐसा क्या हो गया कि गौरी के आते ही सब उसकी शादी समर से करने को तैयार हो गए। उसके बाद वो पीछे मुड़ी और वसुधा का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, माँ, आपने वहां कुछ क्यों नहीं कहा? क्यों आप चुप रही? आपको तो पता है ना मैं समर से कितना प्यार करती हूँ। वसुधा उसके आंसू पोंछते हुए बोली, पहले तुम शांत हो जाओ। उसने गुस्से में वसुधा का हाथ झटकते हुए कहा, नहीं, पहले आप मुझे बताइए कि क्या बात है जो मुझे नहीं पता। उसे ऐसा देख वसुधा ने उसको सारी बात बताई जो रुद्र प्रताप और वीरेंद्र के बीच हुई थी। ये सुनकर तारा हैरान थी और कुछ देर सोचने पर उसने कहा, अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और ऐसी बातें अब कौन मानता है माँ? इस पर वसुधा ने कहा, रुद्र प्रताप, कुछ भी हो जाए वो अपने दिए वचन से पीछे नहीं हटेंगे। तारा बिस्तर में बैठते हुए बोली, मैं कुछ नहीं जानती, बस समर की शादी मुझसे होनी चाहिए, उस गौरी से रही। वसुधा आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, हमें पता है, हम बात करेंगे गौरी से, पर पहले तुम ये बताओ कि क्या समर भी तुम्हें पसंद करता है? इस सवाल पर तारा ने वो बताया जो आज समर ने पूछा के बाद उससे कहा। ये सुनकर वसुधा बोली, ध्यान से सुनो हमारी बात को। तुम गौरी से कुछ नहीं कहोगी इस बारे में। पहले तुम समर से अच्छे से बात करो और उसे अपनी तरफ करो, तब तक हम गौरी से बात करते हैं। इस पर तारा ने कहा, पर माँ, उन दोनों की शादी। वसुधा बोली, अभी बात हुई है, शादी नहीं। तब तक जो हमने तुमसे कहा है वो करो। तारा ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, पक्का माँ, ये शादी नहीं होगी ना? वसुधा ने कहा, हाँ बेटा। तारा खुशी से वसुधा के गले लग गई। उसके बाद वसुधा ने मन ही मन कहा, उससे पहले हमें गौरी से पूछना है कि उसने ऐसा क्यों किया। इधर वसुधा घर पर गौरी का इंतजार कर रही थी। उसे शादी के लिए हाँ करने की वजह जो पूछनी थी, तो वहीं गौरी महल में सबसे अलग उस शांत जगह में बैठी न जाने कहाँ खोई थी। तभी पीछे से आवाज आई, कुंवर रानी साहब। गौरी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिराज खड़ा था। सिराज ने आगे आकर कहा, कुंवर साहब का बाहर इंतजार कर रहे हैं। गौरी बड़े ध्यान से सिराज को देख रही थी। सिराज वही आदमी था जिससे वो आज सुबह बस खाली करने को मना कर रही थी। वक्त कितनी जल्दी बदलता है, ये गौरी आज देख रही थी। सिराज ने गौरी को खोया देखा तो दोबारा से बोला, कुंवर रानी साहब। गौरी अपने ख्यालों से बाहर आई और उठते हुए सिराज से बोली, आप प्लीज हमें इस नाम से ना बुलाएं, हमारा अपना नाम है और अभी हमारी शादी आपके कुंवर सा से हुई नहीं है। इस पर सिराज के कुछ कहने से पहले ही पीछे से गायत्री देवी नौकर के साथ आती हुई बोली, अभी नहीं हुई पर जल्द हो जाएगी बिटिया। इसके बाद उन्होंने सिराज की तरफ देखते हुए कहा, समर कहाँ है? उन्हें गौरी को घर छोड़कर आने को कहा था ना? ये सुनकर गौरी जल्दी से मना करते हुए बोली, नहीं दादी साहब। ये सुन गायत्री देवी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और उनको अपनी तरफ देखता देख गौरी ने कहा, वो दादी साहब, हमारा मतलब था कि आप उन्हें परेशान न करें, हम चले जाएंगे। गायत्री देवी मुस्कुराते हुए बोली, इसमें परेशानी की क्या बात है बिटिया। उसके बाद उन्होंने सिराज की तरफ देखा। सिराज उनकी बातों को समझ गया और गौरी से बोला, कुंवर रानी साहब, इस तरफ आइए। गौरी ने गायत्री देवी को प्रणाम किया और जाने के लिए मुड़ी। वो बाहर आई तो देखा दरवाजे पर काले रंग की गाड़ी खड़ी थी। वो गाड़ी की तरफ बढ़ी। सिराज ने गौरी के लिए दरवाजा खोलते हुए कहा, आइए हुकुम। गौरी ने बैठने से पहले अंदर देखा तो उसमें समर पहले से ही बैठा था। उसे फिर पीछे मुड़कर महल के अंदर की तरफ देखा। जब उसे अपने पीछे कोई नहीं दिखा तो वो गाड़ी में बैठने की जगह पैदल ही चलने लगी। गौरी ने जब अपने आसपास किसी को नहीं देखा तो वो गाड़ी में बैठने की जगह पैदल ही चलने लगी। वो अभी कुछ कदम ही चली थी कि पीछे खड़ी गाड़ी उसके पास आकर रुकी, पर गौरी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे चलती रही। अभी वो कुछ कदम और ही चली थी कि वो गाड़ी वापस से उसके पास आकर रुकी और अब की बार समर गाड़ी से उतरा और गौरी का हाथ पकड़कर उसने उसे गाड़ी के अंदर खींच लिया। इससे गौरी चिढ़ गई। उसने चिढ़ते हुए कहा, ये कैसी हरकत है?
आपको किसने हक दिया कि आप हमारा हाथ पकड़े या फिर हमारे साथ ऐसा करें? समर ने गौरी को कोई जवाब नहीं दिया और सिराज से बोला, सिराज, गाड़ी राठौर भवन की तरफ ले चलो। गौरी ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, हम अपने आप ही चले जाएंगे। उसने काफी कोशिश की पर वो दरवाजा खुला ही नहीं। उसके बाद उसने गुस्से में समर की तरफ देखा जो चुपचाप बैठा सामने देख रहा था। गौरी भी अपना मुंह फुलाकर चुपचाप बैठ गई। क्योंकि राठौर भवन महल से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए थोड़ी ही देर में राठौर भवन भी आ गया। सिराज ने गाड़ी रोकी और जल्दी से बाहर आया गौरी की तरफ का दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन गौरी खुद ही दरवाजा खोलकर बाहर आने लगी। जब वो गाड़ी से उतर रही थी तो समर ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरी ने अपने हाथ की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, आपने फिर हमें छुआ? हमने कहा ना। समर ने गौरी को रोकते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर हमारे छूने से आपको इतनी ही तकलीफ है तो क्यों किया आपने इस शादी के लिए हाँ? मना क्यों नहीं कर देती आप बाबा सा को? गौरी ने गुस्से में कहा, हमने शादी के लिए हाँ की है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कुंवर सा कि आप जब चाहे हमारा हाथ पकड़ सकते हैं। उससे अपने लिए कुंवर सा सुनकर समर की पकड़ गौरी के हाथों पर ढीली हो गई। गौरी समर से अपना हाथ दूर करते हुए गाड़ी से उतर गई और घर के अंदर चली गई। और समर उसको जाते हुए देख रहा था। उसे आज भी याद है, बचपन में गौरी ने उसे कभी कुंवर सा नहीं कहा, वो हमेशा उसे समर कहकर ही बुलाती थी। इसके बाद समर ने धीरे से कहा, हम गलत थे, आप वैसी नहीं रही। समर को कुछ कहता देख सिराज ने कहा, जी हुकुम, कुछ कहा आपने? समर अपने ख्यालों से बाहर आया और सिराज की तरफ देखकर बोला, आप महल जाएं, हमें थोड़ी घुटन हो रही है, हम घूम कर आते हैं। ये कहकर समर गाड़ी से उतरा और आगे की सीट पर जाकर बैठने लगा। सिराज ने उसे रोकते हुए कहा, पर हुकुम, आप अकेले? हम भी चलते हैं ना साथ में। इस पर समर ने सख्त आवाज में कहा, हमने कहा ना आप जाइए। इतना कहकर समर वहां से गाड़ी लेकर चला गया। सिराज ने फिर किसी को फोन किया और समर की लोकेशन बताकर उसके पीछे जाने को कहा। गौरी जब घर के अंदर आई तो देखा कि तारा सो चुकी थी, मगर वसुधा अब तक जाग रही थी। वसुधा अकेले ही सोफे पर बैठी गौरी का इंतजार कर रही थी। वसुधा ने जब गौरी को अंदर आते देखा तो वो सोफे से उठते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम आ गई, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गौरी वसुधा के पास आते हुए बोली, माँ आप अभी तक सोई नहीं? वसुधा गौरी को अपने साथ सोफे पर बिठाते हुए बोली, वो सब छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आपने इस शादी के लिए हाँ क्यों की? इस पर गौरी ने कहा, माँ क्या आपको नहीं पता कि हमने इस शादी के लिए हाँ क्यों की? वसुधा चुप रही। गौरी ने आगे कहा, माँ आपने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? क्यों नहीं बताया हमें बाबा के वचन और हमारे रोके के बारे में? वसुधा ने जवाब दिया, क्योंकि बेटा हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। क्या हम नहीं जानते कि तुम उस परिवार से कितनी नफरत करती हो? गौरी सोफे से उठती हुई बोली, हमारी नफरत एक तरफ है माँ, और बाबा का दिया वचन एक तरफ। वसुधा भी उठती हुई बोली, पर बेटा जब अब तुम्हारे बाबा ही नहीं है तो क्या तुम उस वचन के लिए बंध जाओगी? इस पर गौरी वसुधा की तरफ देखते हुए बोली, बाबा नहीं रहे तो क्या हुआ माँ? भले ही हम शाही परिवार से न हो, पर हमारे बाबा वीरेंद्र राठौर भी एक राजपूत ही थे, और अब जब वो हमारे बीच नहीं है तो गौरी राठौर उनके दिए वचन को जरूर निभाएगी, और इस वचन को निभाने में जो भी मुश्किलें आएंगी उसका सामना करेगी। इतना कहकर गौरी ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। वसुधा ने उसे जाते हुए देखा और गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए बोली, अब ये भी रुद्र प्रताप की भाषा बोलने लगी। इसके बाद वो भी अपने कमरे में चली गई। इधर जब गौरी अपने कमरे में आई तो कमरे का दरवाजा बंद करके वो शीशे के सामने खड़ी हुई। उसने शीशे में अपने आप को देखा। वो अभी भी उसी लहंगे में थी। वो कुछ देर वहीं खड़ी अपने आप को देखती रही। उसके बाद वो जाकर अपने कमरे के बाहर बनी बालकनी में आकर खड़ी हो गई। उसने ऊपर चमकते चांद की ओर देखा जो कभी बाहर आता तो कभी बादलों पे छुपता। उस चांद की आती जाती रोशनी गौरी पर पड़ रही थी। उसी रोशनी से गौरी का चेहरा चमक रहा था। गौरी ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं, क्या आपके पास है कोई जवाब? उसके बाद उसने एक तारे की तरफ देखा जिसकी चमक बहुत ज्यादा थी। गौरी ने उस तारे की तरफ देखते हुए कहा, बाबा आपका साथ भी हमें चाहिए। हमें पता है कि आपका साथ हमेशा हमारे साथ ही है, लेकिन आज आपकी याद हमें सबसे ज्यादा आ रही है। आप आज हमारे साथ यहाँ क्यों नहीं है, सब कुछ संभालने के लिए और मुझे ये बताने के लिए कि आप ये शादी क्यों चाहते थे। गौरी की आंखें नम थी। वो वहीं खड़े उस तारे और चांद को देखती रही, पर वो अकेले नहीं थी जो चांद को देख रही थी। उसके साथ कोई और भी था जो रेगिस्तान की रेत के बीच गाड़ी के ऊपर लेटा चांद को घूरे जा रहा था।
समर चांद को ऐसे घूर रहा था जैसे वो चांद को अपने गुस्से से जला देगा। समर चांद को घूरता हुआ आज हुई सारी बातों को याद कर रहा था। अगली सुबह राठौर भवन में। कल रात देर से सोने की वजह से गौरी सुबह देर से उठी। वो तैयार होकर नीचे आई। नीचे किसी को न देखकर वो फिर सीधे रसोई में गई। रसोई में हेमा काम कर रही थी। हेमा राठौर भवन में पिछले कुछ सालों से ही काम कर रही थी, इसलिए गौरी उसको नहीं जानती थी, पर हेमा गौरी को जानती थी। गौरी को रसोई के बाहर देखकर उसने पूछा, दीदी आप उठ गई? गौरी ने उसे देखते हुए कहा, जी आप? हेमा ने गौरी को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, मैं हेमा, इस घर का सारा काम मैं ही देखती हूँ। गौरी ने कप पकड़ते हुए कहा, माँ और तारा कहाँ है? हेमा ने जवाब दिया, दीदी वो लोग तो सुबह ही कहीं बाहर चले गए। गौरी ने कुछ सोचा और फिर उससे बोली, पूजा हो गई? हेमा ने सब्जी काटते हुए कहा, हाँ दीदी, मैं सारा काम करने से पहले ही दिया जलाती हूँ। ये सुनकर गौरी ने चौंकते हुए कहा, आप करती हैं पूजा? माँ नहीं। वो अपना काम करते हुए बोली, हाँ दीदी, मैं ही रोज पूजा करती हूँ। उसके कहने पर गौरी ने कहा, कल से हम भी पूजा करेंगे आपके साथ। हेमा ये सुनकर मुस्कुराने लगी और अपने काम में लग गई। गौरी रसोई से बाहर आकर सोफे पर बैठकर चाय पीने लगी। तभी बाहर से किसी ने वसुधा का नाम पुकारा। वसुधा का नाम सुनकर जब गौरी ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां एक आदमी खड़ा था। गौरी दरवाजे के पास आते हुए उस आदमी से बोली, जी माँ तो नहीं है, आप? उस आदमी ने एक फाइल आगे करते हुए कहा, वसुधा जी ने फाइल ऑफिस से मंगवाई थी। गौरी ने उस फाइल को लेते हुए कहा, ऑफिस से? उस आदमी ने कहा, जी। गौरी को वो फाइल देकर आदमी वहां से चला गया। गौरी ने उस फाइल को खोलकर देखा। उसे पढ़ने के बाद गौरी ने अपने बाबा के ऑफिस जाने की सोचा। उसने नाश्ता किया और उसके बाद वो तैयार होकर अपना बैग लेकर उस फाइल से अपने पापा के ऑफिस का एड्रेस देख वो ऑफिस के लिए निकल गई। कुछ ही देर में गौरी ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस के बाहर आते ही उसने बाहर लगे नेम प्लेट को देखा, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था कृष्णा और उसके किनारे लगा हुआ मोरपंख। गौरी को अब भी याद है कि उसके बाबा के देहांत के कुछ वक्त पहले जब वो अपने बाबा के साथ ऑफिस आई थी और उसने तब इस नेम प्लेट के साथ लगे मोरपंख को देखकर पूछा था कि आखिर इसे क्यों लगाया है। तब उसके बाबा ने मोरपंख के बारे में बताया था, जिसके बाद उसने भी अपनी डायरी में मोरपंख लगा लिया था। फिर गौरी ऑफिस के अंदर जाने लगी। रिसेप्शन पर खड़ी एक लड़की ने गौरी को रोकते हुए कहा, मैम आपको किससे मिलना है? इस पर गौरी ने कहा, हम गौरी हैं, वीरेंद्र राठौर की बड़ी बेटी। ये सुनकर रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने गौरी से बड़े आदर के साथ कहा, आइए मैम, मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। गौरी ने उसे मना करते हुए बड़ी कोमलता से कहा, जी धन्यवाद, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, हम खुद चले जाएंगे। इतना कहकर गौरी आगे बढ़ गई। वो सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी। इधर रिसेप्शन वाली लड़की ने अंदर गौरी के बारे में सबको बता दिया। गौरी के अंदर आते ही सबने झुककर नमस्ते किया। तभी उनमें से शर्मा जी आगे बढ़े, जो 50 की उम्र के थे और तब से यहाँ काम कर रहे थे जब से ये कंपनी स्टार्ट हुई है, और अब वो इस कंपनी के मैनेजर हैं। शर्मा जी ने आगे बढ़ते हुए कहा, गौरी बेटा। गौरी उनसे नहीं मिली थी, इसीलिए वो उन्हें नहीं जानती थी। गौरी ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। शर्मा जी ने आगे कहा, बेटा आपको बहुत सालों बाद देखा है। आप बहुत छोटी थी जब वीरेंद्र सर के साथ ऑफिस आई थी। इस पर गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हम कल ही उदयपुर आए हैं, आज सोचा ऑफिस देख ले, कैसा चल रहा है यहाँ का। फिर शर्मा जी गौरी को ऑफिस दिखाने लगे और वहाँ का काम भी बताने लगे। गौरी भी सब बड़े ध्यान से देख और सुन रही थी। शर्मा जी ने गौरी को ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज के बारे में बताया। गौरी सबसे अच्छे से मिल रही थी। थोड़ी देर बाद सब देखने के बाद गौरी उस केबिन में गई जहाँ पर उसके बाबा बैठते थे। गौरी ने केबिन को बड़े ध्यान से देखा। शर्मा जी भी गौरी के पीछे उस केबिन में आए। गौरी ने वहीं खड़े होकर शर्मा जी से पूछा, माँ कहाँ है? शर्मा जी ने जवाब दिया, बेटी वसुधा जी तो नहीं है। गौरी ने चौंकते हुए कहा, माँ ऑफिस नहीं आई? शर्मा जी ने कहा, बेटिया वसुधा जी बहुत कम ही ऑफिस आती हैं। इस पर गौरी ने कहा, ओ तो इसका मतलब माँ फैक्ट्री देखती हैं? शर्मा जी ने कहा, नहीं बिटिया, फैक्ट्री में तो वो जाती ही नहीं। ये सुन गौरी ने हैरानी से पूछा, तो फिर ये सारे काम देखना कौन है काका? शर्मा जी ने बताया, बिटिया वसुधा जी बहुत कम ही ऑफिस आती है। वो घर से सारा काम देखती है और कभी कभी हुकुम साहब भी उनकी मदद कर देते हैं। रुद्र प्रताप की बात सुन गौरी की आंखों में नाराजगी आ गई। शर्मा जी ने आगे कहा, पर कुछ दिनों से वसुधा जी के साथ काम कुंवर सा देख रहे हैं। समर को सुन गौरी ने पूछा, वो क्यों?
शर्मा जी ने कहा, वो बिटिया, वसुधा जी को फैक्ट्री और ऑफिस के काम को एक साथ संभालने में दिक्कत होती थी, तो फिर हुकुम शाह ने उनकी मदद की थी। और अब जब कुंवर शाह आए तो वो भी कभी कभी वसुधा जी की मदद कर देते हैं। ये सुन गौरी ने पूछा, तो अब काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है बिटिया, शर्मा जी ने जवाब दिया। गौरी केबिन में रखी चेयर को देखते हुए बोली, काका, हमें फैक्ट्री देखना है, वहाँ भी एक बार देख लेते हैं कैसा काम चल रहा है। गौरी के फैक्ट्री देखने की बात पर शर्मा जी हिचकिचाते हुए बोले, फैक्ट्री देखना है? शर्मा जी की हिचकिचाहट को देखते हुए गौरी ने कहा, काका, हमने कुछ गलत कहा क्या? शर्मा जी ने जवाब दिया, नहीं बिटिया। ये सुन गौरी ने कहा, तो फिर ले चलिए हमें। शर्मा जी ने हाँ में सिर हिलाया। गौरी ने उस फाइल और अपने बैग को वहीं रखा और उसके बाद वहां से शर्मा जी के साथ ऑफिस के पीछे बनी फैक्ट्री देखने गई। वहां पहुंचने के बाद गौरी ने देखा फैक्ट्री में बिल्कुल सफाई नहीं थी। कुछ ही मजदूर काम कर रहे थे और कुछ ही मशीनें चल रही थी। काफी मशीनें बंद थीं। उसे याद है कि जब वो पहली बार अपने बाबा के साथ यहाँ आई थी तो यहाँ कितनी सफाई थी, सब कितना अच्छे से चल रहा था। कोई भी मशीन खाली नहीं होती थी, उनमें कपड़े की बुनाई का काम चलता ही रहता था। पर आज ये फैक्ट्री अलग ही थी। गौरी ने शर्मा जी से पूछा, काका, ये मशीनें बंद क्यों हैं? शर्मा जी गौरी को मशीनों के बारे में बता ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर फैक्ट्री का सुपरवाइजर हड़बड़ाते हुए आता है। शर्मा जी गौरी को मशीनों के बारे में बता ही रहे थे कि वहां पर फैक्ट्री का सुपरवाइजर हड़बड़ाते हुए आया। उस सुपरवाइजर ने हाफते हुए कहा, शर्मा जी जल्दी चलिए, वो एक मजदूर काम करते वक्त बेहोश हो गया है। ये सुन शर्मा जी और गौरी दोनों हैरानी से सुपरवाइजर को देखने लगे। उसके बाद दोनों उसके पीछे गए। वहां पर कुछ मजदूर भीड़ लगाकर खड़े थे। सुपरवाइजर ने उन सबको रास्ता देने को कहा। उन सब के हटने के बाद गौरी ने देखा कि वहां पर यही कोई 50 साल के आसपास का आदमी बेसुध सा जमीन पर लेटा हुआ था और सब उसके आसपास भीड़ लगाकर खड़े थे। गौरी जल्दी से उस आदमी के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए सुपरवाइजर की तरफ देखकर बोली, आप सब यहाँ पर खड़े होकर क्या देख रहे हैं? जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। शर्मा जी ने तुरंत सुपरवाइजर से डॉक्टर को फोन लगाने को कहा। गौरी ने जब फोन लगाने की बात सुनी तो शर्मा जी से बोली, काका, पहले आप फैक्ट्री के डॉक्टर को बुलाइए। फैक्ट्री के डॉक्टर की बात सुनकर सब हैरानी से गौरी की तरफ देखने लगे। ये देख गौरी ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या हुआ? आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? जल्दी बुलाइए। शर्मा जी ने आगे आते हुए कहा, बिटिया, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। ये सुनकर गौरी ने चौंकते हुए कहा, क्या? पर अभी इन सब का वक्त नहीं था, इसीलिए उसने जल्दी से कहा, तो फिर आप जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए, हम इन्हें पहले हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। इसके बाद सुपरवाइजर अपना फोन निकालकर एम्बुलेंस को फोन करने लगा। 10 मिनट में एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। उस आदमी को एम्बुलेंस में ले जाते वक्त गौरी ने शर्मा जी से कहा, काका, आप भी इनके साथ हॉस्पिटल जाइए, हम आपसे वहीं मिलते हैं। इधर तारा ने सोचा कि अब समर का गुस्सा शांत हो गया होगा, इसीलिए वो सुबह ही घर से निकलकर समर से मिलने के लिए उनके ऑफिस पहुंच गई। उसने वहां जाकर रिसेप्शन पर समर के बारे में पूछा और रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि कुंवर साहब अभी ऑफिस नहीं आए हैं। ये सुनकर तारा वेटिंग रूम में बैठकर उसका इंतजार करने लगी। इधर गौरी के कहने पर शर्मा जी भी सुपरवाइजर के साथ उस आदमी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। गौरी ने जाते वक्त एम्बुलेंस पर लिखे हॉस्पिटल के नाम को पढ़ा और ऑफिस के अंदर जाकर अपना बैग और फाइल लेकर वहां से जाने लगी। गौरी ऑफिस से बाहर निकल ही रही थी कि वो किसी से टकरा गई। वो गिरने ही वाली थी कि तभी उसको किसी ने थाम लिया। गिरने के डर से उसे अपनी आंखें बंद करनी थी और उसके हाथों से फाइल भी छूट गई थी। गौरी की डर से बंद आंखें, उसके माथे की वो छोटी सी बिंदी और उसके लहराते बाल। समर गौरी को पकड़े उसे एकटक देखे जा रहा था। जब गौरी को महसूस हुआ कि वो गिरी नहीं थी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने समर को देखकर उसने हैरानी से कहा, आप यहाँ? समर अभी भी गौरी को पकड़े हुए खड़ा था। गौरी ने घूरते हुए समर से कहा, छोड़िए हमें। गौरी की इस बात पर समर ने इतनी तेजी के साथ गौरी को छोड़ा कि उसका बैलेंस फिर से बिगड़ गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। उन दोनों के पीछे खड़ा अर्थ ये हैरानी से देख रहा था। अर्थ ने फिक्र के साथ गौरी से पूछा, आप ठीक हैं? गौरी ने जवाब दिया, जी। फिर गौरी ने उस फाइल को देखा। उसके गिरने की वजह से उस फाइल के सारे पेपर इधर उधर बिखर गए थे। गौरी नीचे बैठकर उन पेपर्स को समेटने लगी।
गौरी ने पेपर्स उठाते हुए समर को घूरा, जो वहाँ अपने हाथों को मोड़कर चुपचाप खड़ा था। गौरी ने फाइल को ठीक किया और अर्थ को शुक्रिया कहा और फिर वो गुस्से से समर को घूरने लगी। उसको घूरता देख समर ने कहा, आप हमें ऐसे क्यों घूर रही हैं? गौरी ने गुस्से में कहा, यह आपने जानबूझकर किया है ना? समर ने बिना किसी भाव के कहा, हमने क्या किया? गौरी उसी गुस्से में बोली, आपने हमें। अर्थ ने बात बिगड़ती देखी तो उन दोनों के बीच आते हुए गौरी से बोला, इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। अर्थ की बातों पर गौरी ने कहा, आप माफी क्यों मांग रही हैं? गलती इन्होंने की है तो माफी भी इन्हीं को मांगनी चाहिए। ये सुनकर अर्थ वहीं जम गया। उसने हैरानी से समर की तरफ देखा, जो गुस्से में गौरी की तरफ बढ़ रहा था। गलती से टकरा गए थे, इतना बवाल करने की जरूरत नहीं है। समर को बढ़ता देख गौरी ने भी अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि समर प्रताप सिंह को तो बस गलती करना आता है, माफी मांगना नहीं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। गौरी की इस बातों से समर को और भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, शायद आपको हमारे नियम पता नहीं, माफी मांगना हमारे नियमों में नहीं है। लोग समर प्रताप सिंह से माफी मांगते हैं, समर प्रताप सिंह लोगों से नहीं, और यही यहाँ का कानून है। इस पर गौरी ने कहा, ऐसे बेकार से कानून पर इतना घमंड करते हमने पहली बार किसी को देखा है। अर्थ ने भी कभी समर को ऐसी अपनी पावर के बारे में बात करते नहीं देखा। गुस्से में वो कुछ और ही बन गया था। और नई बात ये भी थी कि आज अर्थ ने पहली बार किसी को समर से ऐसे बिना डरे बात करते देखा था। अर्थ ने पूजा वाले दिन गौरी को नहीं देखा था, इसीलिए उसे ये भी नहीं पता था कि यही कुंवर रानी है। समर ने एक नजर अर्थ पर डाली, जिसे ये सारी बहस सुनकर थोड़ी हंसी आ गई थी। उसकी गुस्से वाली नजर देखकर अर्थ ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। फिर समर ने गौरी की तरफ देखते हुए अकड़ के साथ कहा, कानून उसी का होता है जिसके हाथों में ताकत होती है। गौरी ने बड़ी सरलता के साथ कहा, और हमारी नजरों में ताकत वो होती है कुंवर साहब, जो ठीक से इस्तेमाल की जाए, बस रौब जमाने के लिए नहीं। गौरी ये बोलकर वहाँ से जल्दी में चली गई और समर उसको गुस्से में घूरता रहा। अर्थ समर के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, सच बोलूं तो गलती तुम्हारी थी समर, तुम्हें एक लड़की से ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। समर ने कोई जवाब नहीं दिया और पीछे मुड़कर ऑफिस के अंदर चला गया। जब समर अंदर आया तो उसे देख सबने अपने सर झुकाए और उसके रास्ते से हटने लगे। समर अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। केबिन में आकर उसने जोर से उसका दरवाजा बंद किया और इससे बाहर खड़े सारे वर्कर्स उसका गुस्सा देख घबराने लगे। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस से निकलने के बाद गौरी ने पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाली और कमला हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते में उसने वसुधा को कई बार फोन किया पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसने रिसेप्शन पर पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि उस आदमी का इलाज चल रहा है। गौरी ने रूम नंबर पता किया और उसकी तरफ गई। रूम के बाहर शर्मा जी और सुपरवाइजर खड़े थे। गौरी जल्दी से उनके पास आते हुए बोली, काका। शर्मा जी ने गौरी की तरफ देखा तो गौरी ने पूछा, अब कैसी तबीयत है उनकी? शर्मा जी ने बताया, बेटा वो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं अभी। सुपरवाइजर वहां चुपचाप खड़ा दोनों की बातों को सुन रहा था। गौरी उस कमरे के दरवाजे पर लगे कांच से अंदर की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। गौरी और बाकी सब उनकी तरफ देखने लगे। शर्मा जी ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ है उन्हें? डॉक्टर ने जवाब दिया, जी उन्हें हार्ट अटैक आया था। वो तो अच्छा हुआ कि आप लोग उन्हें सही वक्त पर यहाँ ले आए, वरना कुछ कह नहीं सकते थे। गौरी के साथ सब हैरानी से डॉक्टर की बातों को सुन रहे थे। उनके जाने के बाद गौरी का फोन बजा। वसुधा का फोन देखकर उसने जल्दी से फोन उठाते हुए कहा, माँ कहाँ हैं आप? हम आपको कब से फोन कर रहे हैं। उधर वसुधा ने जवाब दिया, गौरी हम एक काम की वजह से उदयपुर से बाहर आए हैं, माफ करना बेटा, हमें वक्त ही नहीं मिला तुम्हें बताने का। इधर गौरी ने कहा, कोई बात नहीं माँ। वसुधा ने पूछा, तुमने इतनी बार फोन किया, कोई परेशानी है क्या? वसुधा उदयपुर से बाहर थी। ये सोच गौरी ने उससे अभी कुछ कहना ठीक नहीं समझा। तभी पीछे से शर्मा जी ने कहा, बेटा आप घर जाइए, हम। गौरी अपने फोन पर हाथ रखकर पीछे मुड़ी और शर्मा जी को शांत रहने का इशारा किया, पर तब तक देर हो चुकी थी। वसुधा ने शर्मा जी की आवाज सुन ली थी। वसुधा ने गौरी से पूछा, गौरी ये शर्मा जी है ना, तुम कहाँ हो अभी? अब गौरी ने कुछ भी छुपाना ठीक नहीं समझा। उसके बाद उसने वसुधा को फैक्ट्री में हुई घटना के बारे में सब बता दिया। गौरी की बात सुनकर वसुधा ने उसे फोन शर्मा जी को देने को कहा। वसुधा की बात सुन गौरी ने शर्मा जी की तरफ फोन बढ़ाते हुए कहा, काका माँ आपसे बात करना चाहती हैं। शर्मा जी ने गौरी के हाथों से फोन लिया और वसुधा से बात करने लगे। वसुधा ने शर्मा जी से कुछ बात की और फिर उसके बाद उसने गौरी को घर जाने के लिए कहा।
गौरी भी वसुधा की बात मान घर जाने को तैयार हो गई। उसने जाने से पहले शर्मा जी से कहा, काका, यहाँ अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। शर्मा जी ने कहा, जरूर बेटा। उसके बाद गौरी वहां से घर के लिए निकल गई। इधर समर भी गौरी के बाबा की कंपनी का काम देखकर अर्थ के साथ अपने ऑफिस निकल गया। तारा समर के ऑफिस में उसका इंतजार करते करते थक गई थी, इसीलिए वो उसके ऑफिस से जा चुकी थी। गौरी हॉस्पिटल से घर जाते वक्त पूरे रास्ते उस मजदूर के बारे में ही सोचे जा रही थी। गौरी घर पहुंची तो हेमा ने उसके लिए दरवाजा खोला। गौरी ने आते ही हेमा से पूछा, हेमा, क्या तारा घर में है? हेमा ने बताया, नहीं दीदी, तारा दीदी तो घर पर नहीं है। गौरी ने कहा, क्या वो सुबह से अभी तक घर नहीं आई है? हेमा ने ना में जवाब दिया। उसके बाद गौरी अपने कमरे में चली गई। उसे अब भी उस मजदूर का ख्याल आ रहा था। फिर गौरी ने अपने कपड़े चेंज किए और उसके बाद नीचे आ गई। गौरी ने शर्मा जी को फोन किया और मजदूर की तबीयत के बारे में पूछा। शर्मा जी ने उससे बताया कि अभी वो ठीक है। ये सुनकर गौरी ने कहा, काका, आपने उनके परिवार को खबर की? शर्मा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, अभी तो नहीं की। इस पर गौरी ने उसके परिवार को खबर करने को कहा। बात करने के बाद गौरी ने फैक्ट्री के बारे में सोचा और फिर दरवाजे की तरफ देखने लगी। सुबह से रात होने आई थी पर अब तक तारा घर नहीं लौटी थी। वसुधा भी घर पर नहीं थी तो उसे तारा के लिए चिंता होने लगी। उसने तारा को फोन भी किया पर उसका फोन लगा ही नहीं। वो रसोई में गई तो हेमा को अकेला खाना बनाते देख उसने बर्तन उठाते हुए कहा, लाइए, हम आपकी मदद कर देते हैं। हेमा ने मना करते हुए कहा, नहीं दीदी, आप परेशान न हो, मैं कर लूंगी। गौरी ने एक बर्तन उठाते हुए कहा, खाना बनाने में क्या परेशानी? इस पर हेमा ने कहा, दीदी, आपको खाना बनाना आता है? गौरी ने जवाब दिया, हाँ, हमें खाना बनाना बहुत पसंद है। हेमा ने कहा, दीदी, आपने खाना बनाना कहाँ से सीखा? मालकिन ने सिखाया। इस पर गौरी ने जवाब दिया, नहीं, वो तो हमने अजमेर में। गौरी कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। गौरी अपने हाथों को साफ करके किचन से बाहर आती है। हेमा भी उसके पीछे आती है। तारा गुस्से में अंदर आ रही थी। तारा को देख गौरी उसके पास गई और पूछा, तारा, आप सुबह से कहाँ थी? गौरी को देखकर तारा को और भी गुस्सा आने लगा।